कभी ये सोचा है कि ये जो मोबाइल फोन है जिसके बिना हम शायद एक पल भी नहीं रह पाते, वही हमारे खिलाफ एक हथियार बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ना हमारी बस एक छोटी सी लापरवाही या कह लें सिर्फ एक गलत क्लिक, ये हमारी जिंदगी में सच में भूचाल ला सकता है। ये सोचना तो वाकई जरूरी है, और आज हम इसी पर मतलब साइबर क्राइम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। साइबर क्राइम? हाँ, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो सारे अपराध हैं जो इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर मतलब कि डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जानकारी, हमारे पैसे या शायद हमारी पहचान ही चुराने की फिराक में है। बिल्कुल, ये एक तरह की अदृश्य लड़ाई है जो ऑनलाइन हर वक्त चल रही है। हर वक्त? बाप रे। हाँ, और ये अपराधी भी कोई रुके हुए नहीं है, वो लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं और शातिर होते जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी की कमजोरियों का या कह लीजिए हमारी असावधानी का फायदा उठाने के लिए हमेशा नए रास्ते खोजते हैं। ये एक तरह की चूहे बिल्ली की दौड़ है, समझिए। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिसर्च है, वो इन्हीं साइबर खतरों और उनसे बचने के तरीकों पर है। तो आज का अपना मिशन यही है कि इन खतरों को समझें, इनकी तह तक जाएं, ये कैसे काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी, हम अपनी डिजिटल दुनिया को ज़्यादा महफूज कैसे बना सकते हैं। है ना? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए, जानकारी और जागरूकता यही बचाव का पहला और सबसे मजबूत कदम है। अगर हमें पता हो कि दुश्मन कौन है, उसके हथियार क्या है, तो हम अपना बचाव ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वो कौन से आम तरीके हैं, हथकंडे हैं जो ये साइबर अपराधी अक्सर इस्तेमाल करते हैं? एक तरीका तो शायद बहुत पुराना है, वो नकली बैंक वाले लिंक भेजना। हाँ, उसे तकनीकी भाषा में फिशिंग कहते हैं। ये बहुत क्लासिक चाल है। फिशिंग? जी। अपराधी क्या करते हैं कि वो किसी जाने माने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी या कभी-कभी सरकारी वेबसाइट की हूबहू नकल बना लेते हैं, एक नकली वेब पेज। बिल्कुल असली जैसा। हाँ, दिखने में बिल्कुल असली जैसा, वही लोगो, वही रंग, सब कुछ वैसा ही। अच्छा। और फिर वो आपको एक ईमेल भेजेंगे या मैसेज। उसमें अक्सर कुछ ऐसा लिखा होगा जो आपको डरा दे या लालच दे दें। जैसे कि अरे आपके खाते में कुछ गड़बड़ लग रही है, तुरंत वेरीफाई करें, या आपकी KYC एक्सपायर्ड हो रही है, अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। और उसमें वो अपनी नकली वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। और जैसे ही कोई घबराकर या उत्सुकतावश उस लिंक पर क्लिक करता है, बस वो पहुंच जाता है उस नकली पेज पर। वहां उनसे लॉगिन ID, पासवर्ड, कार्ड नंबर, CVV, OTP, ये सारी जरूरी जानकारी मांग ली जाती है। और लोग दे भी देता है, हाँ, जल्दबाजी में या भरोसे में। और जैसे ही वो ये जानकारी डालते हैं, वो सीधे अपराधियों के सर्वर पर चली जाती है। ये जानकारी चुराने का बहुत असरदार तरीका है, क्योंकि ये लोगों के भरोसे का और उनकी फौरी प्रतिक्रिया का फायदा उठाता है। सोचकर ही डर लगता है, बस एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई खतरे में। आजकल तो खैर UPI पेमेंट्स का जमाना है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोग फोन से ही पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है अपराधी यहाँ भी पहुँच गए होंगे। बिल्कुल पहुँच गए हैं। UPI फ्रॉड तो बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसमें भी कई तरीके हैं। अच्छा? हाँ, एक आम तरीका है जिसमें अपराधी आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं और कोई बढ़िया सा ऑफर बताते हैं, जैसे कैशबैक जीता है टाइप का। हाँ बिल्कुल, आपने 5,000 रुपए का कैशबैक जीता है या आपकी लॉटरी लगी है, ऐसा कुछ। फिर वो कहते हैं कि पैसे पाने के लिए आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी या फिर एक QR कोड स्कैन करना होगा। लेकिन पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब तो पैसे देना होता है, लेना नहीं। बस यही तो चाल है। बहुत से लोग हैं जो रिक्वेस्ट मनी और सेंड मनी के फर्क को ठीक से नहीं समझते या फिर जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। अपराधी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। वो भेजते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट और जैसे ही आप अपना UPI पिन डालकर उसे अप्रूव करते हैं, पैसे आपके अकाउंट से कटकर उनके पास चले जाते हैं, बजाय इसके कि आपके पास आए। अरे बाप रे। और कई बार तो वो AnyDesk या टीम व्यूअर जैसे वो रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को भी कहते हैं। वो क्यों? ताकि वो आपके फोन को कंट्रोल कर सकें और खुद ही ट्रांजैक्शन कर लें आपके फोन से। यानी लालच या भरोसे का इस्तेमाल करके सीधा बैंक अकाउंट खाली। ये तो ही पैसों की बात, लेकिन साइबर क्राइम सिर्फ पैसों तक ही तो सीमित नहीं है ना। कई बार ये किसी की इज्जत, किसी की साख पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तस्वीरों का गलत इस्तेमाल, ये भी एक उदाहरण है। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर और चिंता की बात है,
खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हम सब तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही नहीं रहता होगा, मतलब असल जिंदगी पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, बल्कि बहुत गहरा पड़ता है। जो इसका शिकार होता है उस व्यक्ति पर बहुत गहरा मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक असर पड़ सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोग समाज से कटने लगते हैं, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ओह, ये दिखाता है कि साइबर स्पेस में की गई हरकत का असर असल जिंदगी पर कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं इसे लेकर सावधान रहें। बहुत सही कहा। और आजकल एक और चीज सुनने में आ रही है, एक नया खतरा जिसके बारे में हमारी रिसर्च में भी चेतावनी है। ये नकली एपीके या ऐप वाले स्कैम, ये कैसे काम करते हैं? ये ज्यादा खतरनाक क्यों माने जा रहे हैं? हाँ, ये वाकई बड़ा खतरा है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये एपीके है क्या। हाँ, ये एंड्रॉयड फोन के लिए ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है, जैसे विंडोज कंप्यूटर के लिए .exe फाइल होती है ना। अच्छा, ठीक है। वैसे तो अपराधी क्या करते हैं कि वो किसी मशहूर ऐप, जैसे कोई गेम हो गया, शॉपिंग ऐप या स्ट्रीमिंग सर्विस, उसका एक नकली क्लोन वर्जन बना लेते हैं। या फिर वो एक पूरी तरह नई ऐप बनाते हैं जो किसी बहुत काम की चीज होने का दावा करती है। जैसे कैसी ऐप? जैसे फ्री मूवीज ऐप या सरकारी लोन योजना ऐप या कोई बैटरी सेवर ऐप, ऐसी कोई भी चीज जो लोगों को लुभाए। और फिर इन नकली ऐप्स को फैलाते कैसे हैं? ये गूगल प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलती होंगी? आमतौर पर नहीं, हालांकि कभी कभी वो प्ले स्टोर की सुरक्षा को भी धोखा दे देती हैं, पर ज्यादातर इन्हें व्हाट्सएप मैसेज, SMS, ईमेल या फिर अजीब सी दिखने वाली वेबसाइटों के जरिए फैलाया जाता है। मैसेज में क्या लिखते हैं? मैसेज में अक्सर लिखा होता है, इस ऐप का प्रीमियम वर्जन फ्री में डाउनलोड करें, या इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ये ऐप इंस्टॉल करें। जी, कुछ ऐसा ही। और लोग झांसे में आके उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। बिल्कुल, और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। जैसे ही कोई इस नकली एपीके फाइल से ऐप इंस्टॉल करता है, ये ऐप बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम शुरू कर देती है। क्या काम? ये दिखने में शायद एक सामान्य ऐप जैसी ही लगे, लेकिन अंदर से ये एक जासूस या चोर की तरह होती है। ये आपके SMS पढ़ सकती है। SMS जिसमें OTP आते हैं? हाँ, वही। आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट चुरा सकती है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है, आपके की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड कर सकती है। की स्ट्रोक्स मतलब जो हम टाइप करते हैं? हाँ, आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सब अपराधी देख सकता है। और सबसे खतरनाक, ये आपके बैंकिंग एप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स और OTP तक चुरा सकती है। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि अनजाने में बस एक ऐप इंस्टॉल करने से हमारे फोन का और उससे जुड़े बैंक खातों का पूरा कंट्रोल अपराधी के हाथ में जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल जैसा है। अपराधी दूर बैठे आपके फोन से आपके बैंक खाते को ऑपरेट कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये तो फिशिंग से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसमें अपराधी को सिर्फ आपकी लॉगिन डिटेल्स नहीं मिलती, बल्कि आपके डिवाइस पर एक तरह का कब्जा मिल जाता है। इसीलिए अज्ञात स्रोतों से एपीके फाइल डाउनलोड करना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। ये खतरे तो बहुत बहुत गंभीर है, लेकिन जैसा कि हमारी रिसर्च बताती है और आपने भी कहा, थोड़ी सी समझदारी और कुछ बुनियादी नियमों का पालन करके हम इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। निश्चित रूप से साइबर सुरक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। अगर हम उन्हें अपनी आदत बना लें तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूकता और सावधानी, ये दो सबसे बड़े हथियार हैं हमारे पास। तो चलिए उन सुनहरे नियमों पर बात करते हैं। पहला नियम, जो शायद सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, चाहे वो ईमेल में आया हो, व्हाट्सएप पर, SMS में या किसी सोशल मीडिया मैसेज में, है ना? हाँ बिल्कुल, ये नियम सीधा सीधा फिशिंग और मेलवेयर हमलों से बचाता है। अपराधी अक्सर लुभावने या डराने वाले बहाने बनाकर ही लिंक्स भेजते हैं। सही बात है। अगर आपको कोई लिंक या भेजने वाला थोड़ा भी अजीब लगे तो उसे क्लिक करने से पहले 1000 बार सोचिए। आजकल SMS के जरिए भी फिशिंग बहुत हो रही है, उसे स्मिशिंग कहते हैं। अच्छा, स्मिशिंग? हाँ, SMISHI। किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर भरोसा मत करिए। अगर कोई बैंक या कंपनी से मैसेज आने का दावा कर रहा है तो सीधे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाकर चेक करें, उस दिए गए लिंक पर नहीं। संदेह करना हमेशा एक अच्छा रक्षा कवच है। ये तो हुई लिंक्स की बात। अब दूसरा नियम, ये सीधा जुड़ता है उस नकली ऐप स्कैम से जिसकी हमने अभी बात की। कभी भी अज्ञात
या अविश्वसनीय स्रोतों से कोई ऐप डाउनलोड न करें। हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर। एकदम। ऑफिशियल ऐप स्टोर्स पर ऐप्स को लिस्ट करने से पहले उनकी सुरक्षा जांच की जाती है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, 100% गारंटी तो वहां भी नहीं होती। हाँ, और कभी-कभी खतरनाक ऐप्स वहां भी पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या अनजान लिंक से डाउनलोड करने की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। किसी अनजान स्रोत से एपीके फाइल डाउनलोड करना तो ऐसा है जैसे आप जानबूझकर अपने घर का दरवाजा चोर के लिए खोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऑफिशियल स्टोर्स पर भी तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं, वहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए? वहां भी सावधानी जरूरी है। ऐप डाउनलोड करने से पहले देखें कि उसे कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, उसकी रेटिंग्स क्या हैं, रिव्यूज क्या हैं। रिव्यूज पढ़ना जरूरी है। हाँ, खासतौर पर रिव्यूज पढ़ें। कई बार यूजर्स उसमें ऐप की गड़बड़ियों या उसके अजीब व्यवहार के बारे में बता देते हैं। और सबसे जरूरी बात, ऐप इंस्टॉल करते समय देखें कि वो कौन कौन सी परमिशन मांग रही है। हाँ, वो परमिशन वाला पॉपअप आता है। जी, क्या एक टॉर्च ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन की जरूरत है? शायद नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई ऐप गैर जरूरी परमिशन मांगे तो सावधान हो जाएं। ये परमिशन वाली बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये हमारी ऑनलाइन सोशल लाइफ से जुड़ा है। अपनी बहुत ज्यादा निजी जानकारी, खासकर जो संवेदनशील जानकारी हो, वो सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए बहुत जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग? हाँ, मतलब अपराधी अक्सर आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल खंगालते हैं ताकि आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। अच्छा। आपकी जन्म तिथि, आपके शहर का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, परिवार के सदस्यों के नाम, आपके पेट का नाम, ये सब जानकारी उन्हें पासवर्ड का अंदाजा लगाने में मदद कर सकती है, या फिर आपसे बातचीत करके आपका भरोसा जीतने और फिर ठगने में। इसे डेटा हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। यानी जो चीजें हम बस यूं ही मजे में शेयर कर देते हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। बिल्कुल। सोचिए, कई वेबसाइट्स पर सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके पहले पालतू जानवर का नाम क्या था, या आप किस शहर में पैदा हुए थे। हाँ, होते हैं। अगर ये जानकारी आपने पब्लिक कर रखी है तो कोई भी इसका इस्तेमाल आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश में कर सकता है। इसलिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा चेक करते रहें। तय करें कि कौन आपकी पोस्ट देख सकता है और संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। जितना कम आप ऑनलाइन दुनिया को अपने बारे में बताएंगे, उतना ही कम सामान अपराधियों को देंगे इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल सही। चौथा नियम, ये हमारी डिजिटल तिजोरी की चाबी जैसा है। हमेशा मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां भी मुमकिन हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA कहते हैं, वो जरूर एक्टिवेट करें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मजबूत पासवर्ड का मतलब है जिसमें बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल सिंबल जैसे %, हैश, $, @ इन सब का मिश्रण हो और कम से कम 12-15 कैरेक्टर लंबा हो। अच्छा। वो 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड या अपना नाम, जन्म तिथि जैसे पासवर्ड इस्तेमाल करना तो मतलब खतरे को दावत देना है। और हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड? हाँ, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन इतने सारे मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड याद रखना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसके लिए पासवर्ड मैनेजर ऐप्स आती हैं। वो एक अच्छा समाधान है। वो आपके लिए मजबूत पासवर्ड बना भी देती हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर भी करती हैं। आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। अच्छा। और 2FA, वो तो सुरक्षा की एक और परत जोड़ देता है। इसमें सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं होता। लॉगिन करने के लिए आपको एक और चीज साबित करनी होती है। जैसे आपके फोन पर आया OTP या किसी ऑथेंटिकेटर ऐप से मिला कोड। इससे क्या होता है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो आपके अकाउंट में तब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसके पास आपका फोन या वो दूसरा फैक्टर ना हो। ये वाकई एक जरूरी सुरक्षा कवच है। और आखिर में 5वां नियम, ये तब काम आता है जब सारी सावधानियों के बावजूद मान लीजिए कुछ अनहोनी हो जाए। अगर आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो बिना देर किए तुरंत रिपोर्ट करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। हाँ, ये कदम उठाना बेहद जरूरी है और इसमें बिल्कुल भी झिझकना या देर नहीं करनी चाहिए। खासकर जो पैसों वाली धोखाधड़ी होती है ना, उसमें एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर? हाँ, मतलब घटना के तुरंत बाद का कुछ समय। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि अधिकारी उस ट्रांजैक्शन को रुकवा सके या आपके पैसे वापस दिलाने में मदद कर सकें। कई बार लोग शर्मिंदगी या डर की वजह से रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये गलत है। आपकी रिपोर्ट ना सिर्फ आपकी मदद करती है बल्कि ये पुलिस और जांच एजेंसियों को भी मदद करती है।
वो इन अपराधियों के पैटर्न को समझ पाते हैं, उन्हें पकड़ पाते हैं। इससे भविष्य में दूसरे लोग शिकार होने से बच सकते हैं। और हाँ, अपने बैंक को भी तुरंत बताना चाहिए। तो मतलब सार यही निकलता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। ये एक ताकतवर औजार है जिसका इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए होना चाहिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं। और ये काफी हद तक हम पर ही निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी समझदारी और सावधानी से करते हैं। बिल्कुल, जागरूकता ही बचाव है। साइबर खतरे वो लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो हमें भी लगातार सीखते रहना होगा, नई तरकीबों के बारे में जानना होगा और अपने सुरक्षा उपायों को अपडेट करते रहना होगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं। और हमेशा ये याद रखना होगा कि साइबर अपराधी सिर्फ एक चूक, एक लापरवाही के इंतजार में रहते हैं। वो एक अनजान क्लिक, वो एक कमजोर पासवर्ड, वो एक गैर जरूरी ऐप इंस्टॉलेशन जो उन्हें बस दरवाजा खोल दे। इसीलिए सतर्कता और इन बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन करना ये आज की डिजिटल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाना चाहिए। ये उतना ही जरूरी है जितना सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना। चलिए, तो इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि साइबर अपराधी कई तरीकों से हमला करते हैं। नकली बैंक लिंक हो गए, जिसे फिशिंग कहते हैं। हाँ, फिशिंग। यूपीआई पेमेंट फ्रॉड, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल और खास तौर पर आजकल जो बढ़ रहे हैं नकली ऐप या एपीके स्कैम। ये तरीके हमारी जानकारी, पैसे और इज्जत को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल, और इनसे बचने के लिए हमने 5 सुनहरे नियम समझे। पहला, अनजान या संदिग्ध लिंक और अटैचमेंट पर कभी क्लिक न करें। बिल्कुल नहीं। दूसरा, ऐप्स हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें और परमिशन पर ध्यान दें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तीसरा, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी शेयर ना करें और प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें। चौथा, सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन रखें। जरूर। और पांचवां, किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को भी बताएं। ये जानकारी सिर्फ हमारे अपने लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं और एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा से भी जुड़ी है। सही बात है, ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हमें न सिर्फ खुद सावधान रहना है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इन खतरों के बारे में बताना है। उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करनी है। जानकारी बांटने से ही तो जागरूकता बढ़ेगी। बिल्कुल। और अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो खुद सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हमने बात की कि अपराधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लगातार नए नए तरीके खोजते रहते हैं। हमारी रिसर्च भी यही बताती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की बात हो रही है, डीप फेक वीडियो और ऑडियो आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जैसी चीजें और आम होंगी, तो ये धोखेबाज और कौन से नए, शायद ज्यादा चालाक और पकड़ में न आने वाले तरीके खोज सकते हैं। और हम एक आम नागरिक के तौर पर इन भविष्य के खतरों से एक कदम आगे रहने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर सोचना और आपस में बात करना शायद बहुत जरूरी है।